तो चलिए अब डिस्कस करते हैं द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ मनी। हम सब रोज मनी यूज करते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मनी आखिर है क्या? ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स को ठीक से समझने के लिए मनी की एकदम क्लियर डेफिनेशन पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टेक्निकली मनी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो ये 3 स्पेसिफिक रोल्स यानी 3 इंपॉर्टेंट काम पूरे करती हो। पहला है अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब चीजों और सर्विसेज को खरीदने बेचने का एक कॉमन जरिया। दूसरा, अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी हर चीज की वैल्यू को नापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना। और तीसरा, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब अपनी वेल्थ को फ्यूचर के लिए सेव करके रखने का एक आसान तरीका। यही 3 फंक्शंस है जो पूरी इकोनॉमी को A1 तरीके से चलाते हैं। अच्छा, मनी की असली इंपॉर्टेंस समझने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? एक ऐसी दुनिया इमेजिन करना जहां पैसा है ही नहीं। सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जहां सारा लेन देन सिर्फ बार्टर सिस्टम से होता है, यानी सामान के बदले सामान। तो एक तरफ है बार्टर इकोनॉमी, जहां गुड्स और सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, मतलब एक किसान अपनी गेहूं देकर जूते ले लेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत। इसकी वजह से ये सिस्टम बहुत ही इनएफिशिएंट और स्लो हो जाता है, और तो और इससे स्पेशलाइजेशन भी रुक जाता है। जबकि दूसरी तरफ है मॉनेटरी इकोनॉमी, जिसमें मनी यूज होता है। ये आवन, फास्ट, एफिशिएंट है और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। चलिए इस डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आवन समझते हैं। मान लीजिए एक कार मैकेनिक है, बहुत ही स्किल्ड, अपने काम में एकदम एक्सपर्ट। उसने दिन भर खूब मेहनत की है और अब उसे अपने परिवार के लिए खाना चाहिए। वो मैकेनिक उम्मीद से जाता है एक फार्मर के पास जिसके पास ढेर सारा अनाज है। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट है। फार्मर की कार तो बिल्कुल A1 कंडीशन में है, उसे कार रिपेयर सर्विस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फार्मर ने अनाज देने से साफ मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? ट्रेड फेल हो गया। और यही दोस्तों है एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम। ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। इसका मतलब है कि ट्रेड होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों लोगों को एक ही टाइम पर एक दूसरे के सामान या सर्विस की जरूरत हो। ऐसा होना रियल लाइफ में बहुत बहुत मुश्किल है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स की लिस्ट काफी लंबी है। एक तो लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब एक कार रिपेयर के बदले कितने अंडे मिलेंगे, कोई फिक्स रेट ही नहीं है। फिर है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी आप एक जिंदा मुर्गी को आधा काटकर ब्रेड तो नहीं खरीद सकते ना। एक और बड़ी प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, क्योंकि अनाज या सब्जियां तो जल्दी खराब हो जाती हैं। और फाइनली ये स्पेशलाइजेशन को रोकता है। लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बजाय सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस करने में लगे रहते हैं। तो इन सारी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सिर्फ एक चीज, मनी। और इसके पास है 3 ऐसी सुपर पावर्स जो इस गेम को पूरी तरह बदल देती हैं और बार्टर सिस्टम की हर कमजोरी को ठीक कर देती हैं। मनी की पहली सुपर पावर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद है वो मैकेनिक और फार्मर? ये सुपर पावर उस प्रॉब्लम को A1 सॉल्व कर देती है। अब मैकेनिक अपनी सर्विस के बदले मनी लेगा और उस मनी से कहीं से भी खाना खरीद लेगा। दूसरी सुपर पावर है यूनिट ऑफ अकाउंट। इससे हर चीज की एक कॉमन वैल्यू यानी प्राइस सेट हो जाती है। हिसाब किताब एकदम आसान। और तीसरी सुपर पावर है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप मनी को सेव करके फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। वो अनाज की तरह खराब थोड़ी ना होगा। आप जरा इस टेबल को देखिए और सोचिए। बार्टर वर्ल्ड में वैल्यू डिसाइड करना मतलब सर दर्द। एक कार रिपेयर की वैल्यू 50 ब्रेड भी हो सकती है, या 200 अंडे भी, या 10 मुर्गियां भी। हर चीज के हजारों एक्सचेंज रेट्स, एकदम केओस। हर सौदे के लिए नई बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। और अब देखिए मनी का जादू। एकदम सिंपल, एकदम क्लियर, सब कुछ रुपीज में है। कार रिपेयर 2000 रुपीज, एक ब्रेड 40 रुपीज। अब आप आसानी से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झंझट नहीं। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि मनी सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन जो मनी हम आज यूज़ करते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। चलिए इसकी एवोल्यूशन की फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं। अ जर्नी थ्रू टाइम। शुरुआत हुई 900 BC के आसपास बार्टर सिस्टम से। फिर 1200 BC के करीब कमोडिटी मनी का कॉन्सेप्ट आया। ये ऐसी चीजें थीं जिनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू थी, जैसे कावरी शेल्स यानी कौड़ियां और गोल्ड सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स। इसके बाद 7th सेंचुरी AD में आया रिप्रेजेंटेटिव मनी।
ये कागज के नोट्स होते थे जो बैंक में जमा गोल्ड पर आपके क्लेम को रिप्रेजेंट करते थे। और आखिर में 20th सेंचुरी में आया फियाट मनी, जो हम आज यूज करते हैं। और ये सफर हमें लाता है मनी के फाइनल स्टेज पर। मॉडर्न मनी, जिसे हम कहते हैं फियाट करेंसी, ये वही नोट है जो हम सबकी पॉकेट में है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, फिएट मनी एक ऐसी करेंसी है जिसे गवर्नमेंट लीगल टेंडर डिक्लेयर करती है। सिंपल भाषा में, कानूनी तौर पर इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है जानते हैं? इसके पीछे गोल्ड या सिल्वर जैसी कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं होती। इसकी वैल्यू सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है। पहला, लोगों का अपनी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पर ट्रस्ट, और दूसरा, हम सबका आपसी अग्रीमेंट कि हम इस कागज के नोट को पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करेंगे। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? यही कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा या मेटल का सिक्का नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये असल में ट्रस्ट यानी विश्वास की एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को A1 तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। अच्छा, मनी को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले उस सिस्टम को समझना पड़ेगा जो मनी से पहले चलता था, बार्टर सिस्टम। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक ट्रेड होने के लिए जो चीज़ मेरे पास है वो आपको चाहिए, और जो चीज़ आपके पास है वो मुझे चाहिए। दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। सोचो कितना मुश्किल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारा राइस है और मुझे नए शूज़ चाहिए। मैं एक शू मेकर के पास जाता हूं, लेकिन उसको राइस नहीं चाहिए, उसको तो एक शर्ट चाहिए। अब क्या करें? हमारे बीच ट्रेड हो ही नहीं सकता। आप समझ सकते हैं यह सिस्टम कितना इनएफिशिएंट और फ्रस्ट्रेटिंग था। तो इसी बार्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी को इन्वेंट किया गया। मनी के आने से ट्रेड करना एकदम आसान हो गया। चलिए देखते हैं कि मनी के 3 मेन जॉब्स यानी इसके 3 मेन फंक्शंस आखिर हैं क्या। ओके, सो मनी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, मनी एक ऐसी चीज है जिसे सब लोग गुड्स और सर्विसेज के बदले में यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। इसकी वजह से आपको सामान के बदले सामान एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो बाइंग और सेलिंग को बहुत ही आसान बना देता है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं। जब आप कॉफ़ी के लिए यूपीआई से पे करते हैं, या ग्रोसरी स्टोर में कैश देते हैं, या फिर ट्रेन टिकट्स के लिए अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, तब आप बेसिकली मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। कितना सिंपल हो गया ना सब कुछ। अब आते हैं मनी के दूसरे फंक्शन पर, यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है कि मनी वैल्यू को मेजर करने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। सोचो, जैसे हम लेंथ को मीटर्स में और वेट को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे ही हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को मनी में यानी रुपीज़, डॉलर्स, इन सब में मेजर करते हैं। तो एक तरह से ये वैल्यू का रूलर बन जाता है। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक लैपटॉप की प्राइस है 70,000 रुपये और एक स्मार्टफोन की प्राइस है 25,000 रुपये। क्योंकि दोनों की प्राइस एक ही यूनिट यानी रुपीस में है, हम कितनी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि लैपटॉप स्मार्टफोन से ज़्यादा वैल्यूएबल है। मनी हमें इसी तरह अलग अलग चीज़ों की वैल्यू को कंपेयर करने में हेल्प करता है। और मनी का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि मनी आपको अपनी परचेजिंग पावर यानी आपकी खरीदने की शक्ति को सेव करके फ्यूचर में यूज करने की फैसिलिटी देता है। अगर आप आज पैसा कमाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसे तुरंत खर्च कर दें, आप उसे सेव कर सकते हैं। बेसिकली मनी आपकी इकोनॉमिक एनर्जी को स्टोर करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लिक्विडिटी, मतलब आप इसे जब चाहें जहां चाहें आसानी से खर्च कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी पॉकेट मनी। मान लीजिए आपको एक नया क्रिकेट बैट खरीदना है या फिर आने वाली लेटेस्ट वीडियो गेम। आप क्या करते हैं? आप हर महीने अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं और कुछ महीनों के बाद आप उस सेव्ड मनी से वो चीज़ खरीद पाते हैं। यहाँ पर आपने मनी को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज़ किया। सिंपल। तो अब हमने मनी के 3 फंक्शंस तो समझ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या कोई भी चीज़ मनी बन सकती है? जैसे एक पत्थर या पेड़ का पत्ता? वेल, नहीं। किसी भी चीज़ को एक अच्छा मनी बनने के लिए उसमें कुछ ज़रूरी क्वालिटीज़ या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ही चाहिए। एक अच्छी मनी में ये 8 की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। चलिए इन्हें फटाफट एक एक करके समझते हैं। पहला, जनरली एक्सेप्टेबल, यानी सब लोग उसे लेने देने में एक्सेप्ट करें। दूसरा, ड्यूरेबल, वो जल्दी से फटे या खराब ना हो। तीसरा, ईजिली रिकग्नाइजेबल, उसे आसानी से पहचाना जा सके। चौथा, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, उसकी नकल करना यानी फेक कॉपी बनाना मुश्किल हो।
5वां, रिलेटिवली स्कार्स, वो लिमिटेड सप्लाई में हो ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। 6ठा, पोर्टेबल, उसे यहां से वहां कैरी करना आसान हो। 7वां, यूनिफॉर्म, यानी एक ही वैल्यू के सारे नोट्स या कॉइन्स एक जैसे दिखें। और 8वां, डिविजिबल, उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, जैसे 100 रुपये के नोट को 10-10 के नोट्स में एक्सचेंज करना। चलिए, इनमें से एक क्वालिटी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। देखिए, मनी की वैल्यू बनी रहे, इसके लिए ये एब्सोल्युटली जरूरी है कि उसे आसानी से फेक ना किया जा सके। अगर हर कोई घर पे नोट छापने लगेगा तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, राइट? इसीलिए रियल करेंसी नोट्स में स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। जैसे आप इंडियन रुपी नोट्स में महात्मा गांधी का वाटरमार्क देखते हैं, या वो सिक्योरिटी थ्रेब होता है। ये सारे फीचर्स नकली नोट्स को रोकने में हेल्प करते हैं। तो अब तक हमने मनी के फंक्शंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग समझा। अब टाइम है इन सब को एक साथ जोड़कर देखने का, एक कंप्लीट पिक्चर के लिए। तो ये है हमारा फाइनल समरी। इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर है मनी के 3 मेन जॉब्स या फंक्शंस, और राइट साइड पर हैं वो 8 क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि राइट साइड की ये सारी क्वालिटीज ही मनी को लेफ्ट साइड के फंक्शंस ठीक से परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ये क्वालिटीज ही हैं जो मनी को हमारी इकोनॉमी के लिए एक इफेक्टिव, एक पावरफुल टूल बनाती हैं। इनफैक्ट आज जब हम क्रिप्टो करेंसीज जैसी नई फॉर्म्स ऑफ मनी को इवैल्यूएट करते हैं तो हम उन्हें इन्हीं फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के टेस्ट पर परखते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेजरिंग मनी सप्लाई। अच्छा, एक बात सोचिए, जब भी हम मनी या पैसा की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि हमारे वॉलेट में जो नोट्स हैं, जो सिक्के हैं, बस वही मनी है, मतलब मनी इज इक्वल टू कैश। पर क्या ये आधी अधूरी बात नहीं है? क्या सच में पैसा सिर्फ वही है जिसे हम छू सकते हैं? देखिए, रियलिटी इससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए आपको बस एक मास्टर कॉन्सेप्ट पकड़ना है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और सब क्लियर हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। हाँ, यही वो मास्टर की है जो मनी सप्लाई के सारे ताले खोल देगी। तो ठीक है, चलिए अब इस मास्टर की यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी को ही आराम से समझते हैं। इसके बिना मनी को मेजर करना, उसको समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आखिर ये लिक्विडिटी है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपका कोई भी एसेट, कुछ भी जो आप ओन करते हैं, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कैश में बदल सकता है ताकि आप उससे पेमेंट कर सकें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप उसको कैश में बदल रहे हो तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा गिरनी नहीं चाहिए। बस इतना ही है। इसको ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक तरफ है कैश, यह सबसे ज़्यादा यानी टोटली लिक्विड है, पॉकेट से निकाला, दुकानदार को दिया, सामान ले लिया, इंस्टेंट पेमेंट। अब दूसरी तरफ है आपका घर। घर एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू तो है, पर ये लिक्विड नहीं है, ये इलिक्विड है। सोचो, क्या आप सब्जी वाले को घर की एक दीवार देकर सब्जी खरीद सकते हो? नहीं ना। घर को बेचकर कैश हासिल करने में महीने साल लग जाते हैं। असल में लिक्विडिटी कोई येस या नो वाली चीज़ नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक लाइन इमेजिन करो। इस लाइन के एक एंड पर है सबसे ज़्यादा लिक्विड चीज़, आपके पॉकेट का कैश, जिसे आपने तुरंत समोसा खरीद लिया। फिर उससे थोड़ा सा कम लिक्विड है आपके पेटीएम या जीपे वॉलेट का पैसा, ऑलमोस्ट इंस्टेंट है, पर आखिर है तो डिजिटल ना। फिर आती है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। पैसा तो है, पर उसको निकलवाने के लिए एफडी तोड़नी पड़ती है, शायद कुछ पेनाल्टी भी देनी पड़े। और इस लाइन के बिल्कुल दूसरे एंड पर आती है आपकी पुरानी बाइक या घर। ये लीस्ट लिक्विड है। पहले तो बायर ढूंढो, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस, तब जाके हाथ में कैश आता है। ओके, तो अब जब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है तो हम मनी के पहले ऑफिशियल मेजर पर आते हैं। इसे कहते हैं नैरो मनी। आरबीआई इसको ऑफिशियली M1 बुलाता है। और इसमें, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी को ही काउंट किया जाता है। तो नैरो मनी या M1 में क्या क्या आता है? सिंपल है, 3 चीज़ें। पहला है C यानी करेंसी विद द पब्लिक। ये वही नोट्स और कॉइन्स है जो आपके और मेरे जैसे आम लोगों के पास हैं। दूसरा है DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स। ये वो पैसा है जो आपके सेविंग्स और करंट बैंक अकाउंट में पड़ा है, जिसे आप जब चाहें ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। और तीसरा है OD, अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। इन तीनों को मिला दो तो बन जाता है M1। और इनकी खास बात, ये सब कैश की तरह ही सुपर लिक्विड है। चलिए अब N1 से आगे बढ़ते हैं और अपने दायरे को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब हम आते हैं एक वाइडर कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं ब्रॉड मनी। इंडिया में इसका सबसे कॉमन मेजर है M3। जैसा कि नाम है ब्रॉड, ये मनी की डेफिनेशन को और फैला देता है, एक्सपैंड कर देता है। और इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है। ब्रॉड मनी यानी M3 कुछ नहीं है, बस नैरो मनी M1 प्लस कुछ और एसेट्स जो थोड़े कम लिक्विड है।
सोचो, आपने M1 का बेस लिया और उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी जो कैश तो नहीं है पर कैश के काफी करीब हैं। बस बन गया ब्रॉड मनी। तो M3 में M1 के ऊपर से एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है? वो है नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। अब ये टाइम डिपॉजिट्स क्या है? सिंपल, ये आपकी FDs यानी फिक्स डिपॉजिट्स और RDs यानी रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं। ये वो पैसा है जो आप बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए लॉक कर देते हो। क्योंकि ये इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए ये कम लिक्विड है। और M3 इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि RBI अपनी पॉलिसी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी मेजर को देखता है। और एक बात साफ कर दूं, ये M1, M3, लिक्विडिटी, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारा सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है। RBI खुद कहता है कि पॉलिसी के लिए मनी वो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनके बदलने से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर पड़ता है। इसी फ्रेमवर्क को यूज करके RBI बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? M1, M3, इससे हमें क्या लेना देना? तो सुनिए, इसका लेना देना बहुत गहरा है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है, जो सीधा हम सबकी लाइफ पर असर डालता है। देखिए, इकोनॉमी में जो टोटल पैसा है, जैसे हम स्टॉक ऑफ मनी कहते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आता है ना, तो वो पूरी इकोनॉमी को हिला कर रख देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शरीर में खून कम या ज्यादा हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट और RBI इस नंबर पर, इस मनी के स्टॉक पर चील की तरह नजर रखते हैं। इसका असर एक चेन रिएक्शन जैसा होता है। पहले गवर्नमेंट और RBI M1 और M3 को ट्रैक करते हैं। इस डेटा से उन्हें प्राइस लेवल्स यानी महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। फिर इसी से इंटरेस्ट रेट्स पर असर पड़ता है। आपका होम लोन, कार लोन सब महंगा या सस्ता होता है। तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई का मेजरमेंट ही गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं डिमांड फॉर मनी के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम डिमांड फॉर मनी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हाँ, और पैसा चाहिए, अमीर बनना है। पर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि आप अपनी टोटल वेल्थ, यानी आपकी जो पूरी संपत्ति है, उसका कितना हिस्सा आप लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं। अब लिक्विड फॉर्म मतलब क्या? सिंपल है, कैश जो आपके वॉलेट में है या बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा, जिसे आप जब चाहें तुरंत निकाल कर खर्च कर सकते हैं। तो ये एक डिसीजन है कि आप पैसा अपने पास कैश में रखें या उसे बॉन्ड, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें, जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलता है। ये स्लाइड आपका सारा कंफ्यूजन एक बार में क्लियर कर देगी। जरा स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड पर है आम आदमी का व्यू, वांटिंग मनी, जिसका मतलब है और इनकम की चाहत और अमीर बनने की इच्छा। राइट साइड पर है एक इकोनॉमिस्ट का व्यू, डिमांड फॉर मनी, जिसका मतलब है अपनी एग्जिस्टिंग वेल्थ का कितना हिस्सा आप कैश में होल्ड करना चाहते हैं ताकि आप रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ नई वेल्थ क्रिएट करने की नहीं, बल्कि अपनी मौजूदा वेल्थ को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर कैश इतना ज़रूरी है तो हम सारा पैसा कैश में ही क्यों नहीं रखते? यहीं पर आता है इस टॉपिक का कोर कॉन्फ्लिक्ट, एक ट्रेड ऑफ, और उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो पैसा अपने पास कैश में रखने की भी एक कीमत होती है, एक कॉस्ट होता है। आपको शायद लगे कि कैश जेब में है तो क्या नुकसान, पर नुकसान है। आप वो पोटेंशियल अर्निंग खो रहे हैं जो आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करके मिल सकती थी। ये स्लाइड उसी ट्रेड ऑफ को डिटेल में समझाती है। देखिए, कैश होल्ड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है लिक्विडिटी, मतलब आपको कुछ भी कभी भी खरीदना हो, आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसी पैसे को बॉन्ड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो उस पर आपको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ती। तो जो इंटरेस्ट या रिटर्न आपने कैश होल्ड करके गवा दिया, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि कैश होल्ड करने का एक कॉस्ट है। तो अब हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई आदमी या पूरी इकोनॉमी कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में होल्ड करना चाहती है। आखिर ये डिसीजन किन बातों पर डिपेंड करता है? बेसिकली इसके 3 मेन डिटर्मिनेंट्स है, यानी 3 मेन फैक्टर्स। पहला इनकम लेवल, दूसरा जनरल प्राइस लेवल, और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो पहला फैक्टर है इनकम लेवल। इसका मनी डिमांड के साथ एक पॉजिटिव यानी डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका मतलब है जब इनकम बढ़ती है तो लोगों के खर्चे भी बढ़ते हैं।
एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट जिसे थोड़ी पॉकेट मनी मिलती है, उसके खर्चे कम होते हैं, लेकिन एक सैलरी पर्सन जिसका इनकम ज़्यादा है, उसके मंथली खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, जैसे रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। तो उन्हें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए अपने पास ज़्यादा कैश रखना पड़ता है। सो सिंपल रूल है, इनकम ऊपर जाएगी तो मनी की डिमांड भी ऊपर जाएगी। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, जो है प्राइस लेवल। इसका भी मनी डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। मान लीजिए पहले एक मूवी टिकट 200 रुपए की आती थी। अब अगर महंगाई यानी इन्फ्लेशन की वजह से वही टिकट 300 रुपए की हो गई, तो आपको सेम मूवी देखने के लिए अब जेब में 300 रुपए रखने पड़ेंगे। इसका मतलब साफ है, जैसे जैसे चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं, उतना ही सामान खरीदने के लिए हमें ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल फैक्टर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका रिलेशन इन्वर्स है, यानी उल्टा। याद है हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की थी, बस इंटरेस्ट रेट वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सोच के देखिए, अगर बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पर 8% का हाई इंटरेस्ट दे रहा है, तो घर पर कैश रखना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप वो 8% का सॉलिड रिटर्न गंवा रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे? वो कम से कम कैश रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो कैश रखने की डिमांड कम हो जाती है। इन 3 मेन फैक्टर्स के अलावा आज की मॉडर्न दुनिया में एक और चीज़ है जो मनी डिमांड पर बहुत बड़ा असर डाल रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। मॉडर्न फाइनेंस जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स और यूपीआई ने हमारे पैसे को होल्ड करने और यूज़ करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक पूरी कहानी बताता है। पहले 1980s में हर काम के लिए बैंक की लंबी लाइन में लगना पड़ता था या जेब में ढेर सारा कैश लेके घूमना पड़ता था। फिर 90s में एटीएम्स आए, जिससे कैश निकालना थोड़ा आसान हुआ। उसके बाद 2000s में इंटरनेट बैंकिंग ने घर बैठे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल कर दिए। और अब 2010s के बाद से तो यूपीआई और मोबाइल वॉलेट्स का ज़माना है। हम 1 सेकंड में अपने फ़ोन से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ने फिजिकल कैश होल्ड करने की ज़रूरत को बहुत ही कम कर दिया है। तो चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एक क्विक समरी के साथ रैप अप करते हैं। ये फाइनल स्लाइड आपके एग्जाम प्रेपरेशन और रिवीजन के लिए एक परफेक्ट स्नैपशॉट है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह पर आ गए हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। इनकम और प्राइस लेवल का मनी डिमांड के साथ पॉजिटिव यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर ये बढ़ेंगे तो कैश की डिमांड भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट और टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब इनके बढ़ने से लोग अपने पास कम कैश रखेंगे। ये समरी टेबल आपको इस कॉन्सेप्ट के सारे की रिलेशनशिप्स को आसानी से याद रखने में हेल्प करेगी। नाउ लेट्स डिस्कस फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे येल यूनिवर्सिटी के फेमस इकोनॉमिस्ट एविंग फिशर ने डेवलप किया था। उन्होंने इस थ्योरी को अपनी 1911 की मशहूर बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में प्रेजेंट किया था। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। विल स्टार्ट विद फिशर्स कोर आइडिया, फिर उसकी फेमस इक्वेशन को देखेंगे और एंड में उसके एक्सपैंडेड वर्जन को भी समझेंगे। पूरा गोल ये है कि इस थ्योरी को इतना सिंपल बना दें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, स्पेशली फॉर एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फिशर्स थ्योरी। आखिर इस थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट, इसका मेन आइडिया है क्या? अर्विंग फिशर असल में कहना क्या चाहते थे? चलिए पता करते हैं। फिशर की पूरी थ्योरी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक इकोनॉमी में जितना भी पैसा यानी मनी सर्कुलेशन में है, वही चीजों की कीमत यानी प्राइस लेवल को कंट्रोल करता है। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइसेस। पैसा बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगी। तो ठीक है, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन इसे प्रूव कैसे करें? इसके लिए फिशर ने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया, और इस फॉर्मूला को हम कहते हैं द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। और ये रही वो फेमस इक्वेशन MV = PT। इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ द एंटायर थियोरी। इस इक्वेशन को ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये मनी, प्राइसेस और ट्रांजैक्शंस के बीच एक सॉलिड लिंक बनाती है। चलिए अब एक एक करके MVP और T का मतलब समझते हैं। Okay, let's dive into section 3, decoding MVPT. अब हम इस फॉर्मूला के हर एक वेरिएबल को M, V, P और T को आसान प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको इनका मतलब कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले आता है M। M का मतलब है मनी सप्लाई।
सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी भी गिवन टाइम पर एक इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा यानी करेंसी नोट्स और कॉइन्स सर्कुलेशन में है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर मान लें कि एक इकोनॉमी में टोटल 1 लाख रुपए घूम रहे हैं तो m की वैल्यू हो गई 1 लाख। अब आते हैं V पर, यानी वेलोसिटी ऑफ मनी। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है बट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसका मतलब है कि पैसे का एक यूनिट, फॉर एग्जांपल एक 100 रुपए का नोट, एक साल में एवरेज कितनी बार हाथ बदलता है, यानी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। एक कहानी सोचिए, आपने 100 रुपए के नोट से सब्जी खरीदी, फिर सब्जी वाले ने उसी नोट से चाय पी ली, फिर चाय वाले ने उसी नोट से बस का टिकट ले लिया। यहाँ क्या हुआ? एक ही नोट ने दिन में 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस किए, तो उस नोट की वेलोसिटी हो गई 3। नेक्स्ट वी हैव P फॉर प्राइस लेवल। ये किसी एक चीज की कीमत नहीं है, ये इकोनॉमी में अवेलेबल सभी गुड्स और सर्विसेज की एक एवरेज प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन 10 रुपए का है, एक बुक 40 रुपए की है। P इन सभी चीजों की एवरेज कीमत को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में है T, यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड में इकोनॉमी में टोटल कितनी बार खरीद फरोख्त यानी बाइंग एंड सेलिंग हुई है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है, बाद के इकोनॉमिस्ट ने T की जगह Y का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है रियल आउटपुट या नेशनल इनकम। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, की अजम्पशंस। देखिए, MV इज इक्वल टू PT फॉर्मूला M और P के बीच एक डायरेक्ट लिंक तभी दिखा सकता है जब हम कुछ ग्राउंड रूल्स माने। तो फिशर ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस किए, स्पेशली फॉर द शॉर्ट रन। आइए देखते हैं कि वो अजम्पशंस क्या हैं। पहला अजम्पशन, वेलोसिटी यानी V कांस्टेंट रहती है। फिशर का कहना था कि लोगों की पेमेंट करने की आदतें, जैसे वो कैश यूज करते हैं या डिजिटल, उन्हें सैलरी कब मिलती है, ये सब चीजें रातों रात नहीं बदलती, इसलिए शॉर्ट रन में V स्टेबल रहता है। दूसरा अजम्पशन, ट्रांजैक्शंस यानी T भी कांस्टेंट रहता है। इसके पीछे का लॉजिक था कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब है कि सारी रिसोर्सेज, सारी फैक्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं, इसलिए टोटल ट्रांजैक्शंस भी स्टेबल रहते हैं। ओके, तो अब जब हमने ये मान लिया है कि V और T कांस्टेंट हैं, तब इस इक्वेशन का असली जादू सामने आता है। अब हम देखेंगे कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच वो डायरेक्ट, वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आखिर काम कैसे करता है। और ये है इस पूरी थ्योरी की पंचलाइन। अगर V और T कांस्टेंट हैं तो मनी सप्लाई M में आप जो भी चेंज लाएंगे, ठीक वैसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज प्राइस लेवल P में आएगा। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आपने मनी सप्लाई को डबल कर दिया तो मार्केट में चीज़ों की कीमत भी ठीक डबल हो जाएगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को इस टेबल से बिल्कुल साफ समझते हैं। देखिए, सिनेरियो 1, मान लीजिए मनी सप्लाई है 1000 रुपीज, वेलोसिटी V है 5 और ट्रांजैक्शंस T है 500 यूनिट्स। तो फॉर्मूला P इज इक्वल टू MV/T से प्राइस लेवल क्या निकला? 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 500 यानी 10 रुपीज। अब आते हैं सिनेरियो 2 पर। हमने बाकी सब सेम रखा, बस मनी सप्लाई M को डबल करके 2000 रुपीज कर दिया। V और T अभी भी कांस्टेंट है, तो अब नया प्राइस लेवल P क्या होगा? 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 500 जो कि है 20 रुपीज। देखा आपने, जैसे ही M डबल हुआ P भी एग्जैक्टली डबल हो गया। दैट्स द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। फिशर एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि मॉडर्न इकोनॉमीज सिर्फ कैश पर नहीं चलती, लोग बैंक मनी और क्रेडिट का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को और रियलिस्टिक बनाने के लिए उसे अपडेट किया, यानी एक्सपैंड किया। यह है उनकी एक्सपैंडेड इक्वेशन, MV प्लस M-V' इज इक्वल्स टू PT। इसमें 2 नए वेरिएबल्स हैं, M- यानी क्रेडिट मनी, यानी वो पैसा जो बैंक डिपॉजिट्स या डिमांड ड्राफ्ट्स के फॉर्म में है, और V- यानी इस क्रेडिट मनी की वेलोसिटी। इस नए वर्जन ने क्रेडिट से होने वाले ट्रांजैक्शंस को भी शामिल कर लिया, जिससे ये थ्योरी आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के लिए और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरे टॉपिक के की टेकअवेज को क्विकली समराइज कर लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए सब कुछ याद रहे। पॉइंट नंबर 1, फिशर्स थ्योरी मनी सप्लाई M को प्राइस लेवल P से डायरेक्टली जोड़ती है। पॉइंट नंबर 2, इसका कोर फॉर्मूला है द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, MV इक्वल्स टू PT। पॉइंट नंबर 3, थ्योरी 2 इंपॉर्टेंट असम्पशंस पर टिकी है, V और T शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहते हैं। और पॉइंट नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, मनी सप्लाई में जो चेंज आएगा प्राइस लेवल में भी ठीक वैसा ही प्रोपोर्शनल चेंज आएगा।
M डबल तो P भी डबल। चलिए अब डिस्कस करते हैं कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल नियो क्लासिकल आइडिया है जो मनी की डिमांड को यानी पैसे की मांग को एक बिल्कुल नए, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखता है। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम चलते हैं अर्ली 1900s में। जगह है इंग्लैंड की वर्ल्ड फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कुछ ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट ने मिलकर मनी को यानी पैसे को समझने का एक बिल्कुल ही नया तरीका, एक नया नजरिया दुनिया के सामने रखा। और मैं बता दूं, उस वक्त जो थ्योरीज चल रही थी ना, ये अप्रोच उससे बिल्कुल हटके था, एकदम डिफरेंट। तो इस रेवोल्यूशनरी आइडिया के पीछे आखिर थे कौन? इसके पीछे थे लेजेंड्स जैसे अल्फ्रेड मार्शल, A.C. पिगू और उस समय के एक यंग और ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स। अब देखिए, इनका फोकस बिल्कुल अलग था। इन्हें इस बात से ज्यादा मतलब नहीं था कि लोग पैसा कितनी जल्दी जल्दी खर्च करते हैं। नहीं, उनका सवाल था लोग पैसा अपने पास होल्ड करके क्यों रखते हैं, क्यों जमा करते हैं। और बिलीव मी, ये छोटा सा सवाल यही वो कोर आइडिया था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इस फंडामेंटल शिफ्ट को समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। पहले सोचिए एक बहती हुई नदी, अ रिवर। पानी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह है फिशर का अप्रोच। इसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, जहां मनी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचिए एक रेजर्वॉयर या एक बड़ा सा डैम जहां पानी को होल्ड किया जाता है, जमा किया जाता है। यह है कैम्ब्रिज का अप्रोच, जिसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहां फोकस इस बात पर है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर लोगों के पास कितना पैसा एट रेस्ट है, यानी उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि कैम्ब्रिज स्कूल ने फोकस होल्डिंग पर किया। पर सवाल वही है, आखिर लोग कैश अपने पास रखते ही क्यों हैं? व्हाट्स द रीजन? तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने कहा, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिलाया जो हम सब फेस करते हैं। इसे कहते हैं द टाइम गैप प्रॉब्लम। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए आपको आपकी सैलरी कब मिलती है? महीने की पहली तारीख को, राइट? एक सिंगल डे पर। लेकिन आपके खर्चे वो तो पूरे महीने चलते हैं, कभी दूध का बिल, कभी ग्रोसरीज, कभी ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो एक टाइम गैप बन जाता है इनकम आने और उसके खर्च होने के बीच में। तो इस टाइम गैप के दौरान क्या होता है? जब आपको इनकम मिल गई है पर आपने अभी तक सारे पैसे खर्च नहीं किए हैं, उस बीच पैसा एक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है। इसे कहते हैं टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर। अबोर्ड का मतलब होता है घर या ठिकाना। तो इसका मतलब हुआ कि पैसा हमारी परचेजिंग पावर के लिए यानी खरीदने की शक्ति के लिए एक टेम्परेरी सेफ हाउस बन जाता है। जब तक हम उसे खर्च नहीं करते, हमारी परचेजिंग पावर उस पैसे में सेफ रहती है। तो इस हिसाब से कैम्ब्रिज व्यू कहता है कि मनी के दो मेन रोल्स हैं। पहला तो आज सबको पता है, ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी डे टू डे खर्चों के लिए जैसे सब्जी खरीदना या बिल पे करना। लेकिन जो दूसरा रोल है वो इस थ्योरी की जान है, वो है सिक्योरिटी मोटिव। हम लोग पैसा अपने पास सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी रखते हैं। फ्यूचर का किसे पता, कभी भी कोई अनजान ज़रूरत आ सकती है, कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है। मान लीजिए अचानक से आपका फ़ोन ख़राब हो गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब यही होल्ड किया हुआ पैसा, यही सिक्योरिटी मोटिव काम आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट ने इस पूरे ह्यूमन बिहेवियर को, इस सारी साइकोलॉजी को एक सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। और इस फॉर्मूला को हम जानते हैं द कैम्ब्रिज इक्वेशन के नाम से। सच कहूं तो ये छोटा सा फॉर्मूला इस पूरी थ्योरी की आत्मा है, इसका सोल है। और ये रही वो अफेमस इक्वेशन MD=KPY। हाँ, देखने में काफी सिंपल लग रही है ना? लेकिन इसका हर एक लेटर, हर एक कंपोनेंट एक बहुत ही पावरफुल आइडिया रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब एक-एक करके इस फॉर्मूला को एक डिकोड करते हैं। इक्वेशन में सबसे पहले है MD। इसका मतलब है डिमांड फॉर मनी। सिंपल भाषा में ये वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो एक इकोनॉमी के सारे लोग, यानी हम और आप और सारे बिजनेसेस मिलाकर एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने पास लिक्विड कैश में रखना चाहते हैं। यहां वांट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरत नहीं, ये लोगों की डिजायर, उनकी चाहत को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट इन लाइन है P। P का मतलब है अ प्राइस लेवल। अगर आसान शब्दों में समझें तो P इकोनॉमी में चल रही जनरल महंगाई यानी इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ऑन एन एवरेज सामान और सर्विसेज का प्राइस क्या है। और ये कॉमन सेंस है कि अगर प्राइस लेवल यानी P बढ़ेगा तो आपको वही सेम चीज खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे होल्ड करने पड़ेंगे। अब P के बाद आता है Y। Y स्टैंड करता है फॉर रियल नेशनल इनकम। ध्यान दीजिए, ये रियल इनकम है, ये देश की टोटल असली कमाई है।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम टोटल इनकम में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा देते हैं तो जो बचता है वो है रियल इनकम। ये हमें बताता है कि देश में एक्चुअली असल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे इकोनॉमी की एक्चुअल प्रोडक्टिविटी का पता चलता है। तो हमने P और Y को अलग अलग समझ लिया। अब सोचिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्राइस लेवल P को रियल इनकम Y से, तो हमें मिलता है PY। इस PY को कहते हैं नॉमिनल इनकम। ये देश की टोटल इनकम है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। बेसिकली PY हमें नेशनल इनकम की टोटल मनी वैल्यू बताता है एट करंट प्राइसेस। ऑलराइट, हमने M, P और Y को समझ लिया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर ये पहले भी डिस्कस होते थे। अब आते हैं इस इक्वेशन के असली हीरो पर। इस फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इनोवेटिव पार्ट वो है ये छोटा सा लेटर K। बिलीव मी, ये K ही है जो इस पूरी थ्योरी को इतना स्पेशल बनाता है। तो सवाल उठता है कि ये कैम्ब्रिज के आखिर है क्या चीज़? वेल, के एक प्रोपोर्शन है, एक फ्रैक्शन है। ये उस टोटल नॉमिनल इनकम यानी PY का वो हिस्सा, वो परसेंटेज है जो लोग यानी हम और आप अपने पास लिक्विड कैश के फॉर्म में होल्ड करना पसंद करते हैं। और ये के किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लोगों की आदत पर, उनकी चॉइस पर, उनके फ्यूचर प्लान्स पर और उनके सेंस ऑफ सिक्योरिटी पर। चलिए इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, अनिल और सुनीता। दोनों की इनकम सेम है, लेट्स से 50,000 रुपीज। पर एक ट्विस्ट है, अनिल को सैलरी अ मंथ में एक बार मिलती है, अ मंथली साइकिल पर, जबकि सुनीता को हर वीक अ वीकली पेमेंट मिलती है। अब आप खुद सोचिए, अनिल को पूरे 30 दिन के एक्सपेंसेस के लिए कैश अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो उसकी कैश होल्ड करने की नीड ज्यादा है, इसलिए अनिल का के हायर होगा। दूसरी तरफ सुनीता को सिर्फ 7 दिन के खर्चों की चिंता करनी है, इसलिए उसकी कैश होल्डिंग नीड कम है और उसका के अननेचुरली लोअर होगा। तो इस एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि के कोई फिक्स्ड कॉन्स्टेंट नंबर नहीं है। ये हमारे बिहेवियर, हमारी पेमेंट साइकिल और हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम अपने डिस्कशन के फाइनल सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम क्या करेंगे? हम फिशर की थ्योरी और कैम्ब्रिज की थ्योरी को आमने सामने रखेंगे, अ हेड टू हेड कंपैरिजन, ताकि इनके बीच के जो की डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है इनके कोर कॉन्सेप्ट का। जैसा हमने देखा, फिशर के लिए मनी एक फ्लो है, एक बहती हुई नदी। कैम्ब्रिज के लिए मनी एक स्टॉक है, एक रुका हुआ रिजर्वोयर। इसका मतलब फिशर का फोकस ट्रांजैक्शंस पर है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, जबकि कैम्ब्रिज का फोकस ह्यूमन बिहेवियर पर है, इंसानी चॉइस यानी डिमांड पर। फिशर की थ्योरी का की वेरिएबल है V यानी वेलोसिटी, पैसा कितनी तेजी से हाथ बदल रहा है। वहीं कैम्ब्रिज की थ्योरी का की वेरिएबल है K, लोग कितना पैसा होल्ड करना चाहते हैं। हाँ, मैथमेटिकली V और K एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी K इज इक्वल्स टू 1/V। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअली K सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारी आदतों का रिफ्लेक्शन है। तो इस पूरी डिस्कशन का एक आखिर में समरी क्या है, द क्रूशल पॉइंट क्या है? देखिए, कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थियरी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने में सिंपल था, पर असल में यह रेवोल्यूशनरी था। इस थियरी ने इकोनॉमिक्स का फोकस मनी सप्लाई और वेलोसिटी जैसे मैकेनिकल कॉन्सेप्ट से हटाकर मनी डिमांड जैसे बिहेवियरल कॉन्सेप्ट पर ला दिया। इसने इकोनॉमिक्स में एक नया एंगल जोड़ा। इसने बताया कि पैसा कितना है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान उस पैसे के बारे में सोचता क्या है और उसे होल्ड क्यों करना चाहता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केन्जियन थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर लोग अपने पास कैश क्यों रखते हैं। इसके लिए हम जॉन मेनार्ड केन्स के दिए गए 2 इंपॉर्टेंट मोटिव्स को डिटेल में देखेंगे, द ट्रांजैक्शन मोटिव एंड द प्रिकॉशनरी मोटिव। ओके, तो इस थ्योरी को आसानी से समझने के लिए ना सबसे पहले एक कोर आइडिया को पकड़ना होगा, और वो आइडिया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये टर्म आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था द ग्रेट इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी फेमस बुक में 1936 में। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है लोगों की आदत या डिजायर कि वो अपने एसेट्स को कैश के फॉर्म में होल्ड करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब वो पैसा इन्वेस्ट करके बॉन्ड्स जैसी चीजों से इंटरेस्ट कमाने के बजाय कैश अपने हाथ में रखते हैं। पर ऐसा क्यों? बॉन्ड से तो इंटरेस्ट मिलता है, राइट? इसका जवाब एक ही वर्ड में है, लिक्विडिटी। कैश सबसे लिक्विड एसेट है, मतलब आप उसे जब चाहे जहां चाहे फौरन यूज कर सकते हैं। तो यही जो चॉइस है ना कि लोग इंटरेस्ट को छोड़कर अपने पास कैश रखते हैं, इसी को केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस का नाम दिया।
तो देखिए, केन्स ने टोटल 3 मेन रीजंस बताए थे कि लोग कैश क्यों होल्ड करते हैं। हम इस डिस्कशन में पहले 2 पर फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट मोटिव, और वो है द ट्रांजैक्शंस मोटिव। जैसा कि इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये मोटिव आम डे टू डे ट्रांजैक्शंस यानी हमारे रोजमर्रा के खर्चों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इनकम मिलने और उसको खर्च करने के बीच का टाइम गैप। आप खुद सोचिए, सैलरी तो मंथ की फर्स्ट डेट को आती है ना? लेकिन खर्चे वो तो पूरे महीने कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। डेली ग्रोसरीज, रेंट, ट्रांसपोर्ट। तो इस टाइम गैप को ब्रिज करने के लिए ही तो आपको कैश चाहिए। केन्स ने इसको आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया। इनकम मोटिव, जो हम जैसे इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स के लिए है, और बिजनेस मोटिव, जो फर्म्स और कंपनीज के लिए है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए कैश की डिमांड किस चीज़ पर डिपेंड करती है? प्राइमरीली ये डिपेंड करती है आपके इनकम लेवल यानी वाई पर। लॉजिक सिंपल है, जितनी ज़्यादा इनकम वाई, उतने ही ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शंस होंगे और इसलिए आपको उतना ही ज़्यादा कैश चाहिए होगा। और एक बात नोट करने वाली है, केन्स ने कहा कि इस डिमांड पर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये खर्चे तो ज़रूरी हैं, इनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। चलिए इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, जो आपको महीने की पहली तारीख को मिलती है। अब जाहिर सी बात है, आप सारे पैसे एक ही दिन में स्पेंड नहीं कर देते, राइट? आप उसको कैश या बैंक अकाउंट में रखते हैं ताकि पूरे महीने आराम से ग्रोसरीज, ट्रैवल, बिल्स और थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज पर खर्च कर सकें। तो ये जो पैसा आपने अपने प्लान्ड रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए रखा हुआ है, बस यही है आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। देखा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है? ऑलराइट, आई होप ट्रांजैक्शन मोटिव बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं केन्स के सेकंड मोटिव पर, जिसका नाम है द प्रिकॉशनरी मोटिव। अब ये क्या है? इसका सीधा सा कनेक्शन है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से, मतलब कुछ भी हो सकता है वाली फीलिंग से। सिंपल शब्दों में ये मोटिव है अचानक आने वाली अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए अपने पास कैश रेडी रखना। तो आखिर ये प्रिकॉशनरी मोटिव है किस लिए? यह है अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज के लिए। ये एक फैंसी टर्म है जिसका मतलब है ऐसी सिचुएशंस जिनके बारे में हम प्लान नहीं कर सकते। जैसे खुदा न खास्ता कोई सडन इलनेस आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या अचानक जॉब चली जाए। ऐसे टफ टाइम में कैश ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अब जस्ट लाइक द ट्रांजैक्शन मोटिव, ये डिमांड भी सबसे ज्यादा आपके इनकम लेवल यानी वाई पर ही डिपेंड करती है। ज्यादा इनकम है तो लोग ज्यादा इमरजेंसी फंड रखते हैं। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर आप फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप कम कैश रखेंगे, और अगर पेसिमिस्टिक हैं तो ज्यादा। और हाँ, इस केस में भी केन्स का कहना था कि इस डिमांड पर इंटरेस्ट रेट्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सोचिए, जब इमरजेंसी आती है तब आपको इमीडिएट कैश चाहिए होता है, आप पोटेंशियल इंटरेस्ट अर्निंग्स के बारे में नहीं सोचते। लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में हमेशा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रखते हैं, जस्ट इन केस के लिए। अब एक दिन अचानक आपके फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है और उसको रिपेयर कराने का खर्चा आता है 4,000 रुपीज़। अब क्योंकि आपके पास ये प्रिकॉशनरी कैश पहले से था, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप फौरन उसे ठीक करा पाएंगे। तो यही जो 5,000 रुपये आपने साइड में रखा था ना, यही है आपकी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। तो अब तक हमने 2 मोटिव्स देख लिए। चलिए एक क्विक समरी के लिए इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखिए, दोनों का प्राइमरी गोल अलग है। ट्रांजैक्शंस मोटिव है प्लान्ड डेली एक्सपेंसेस के लिए, जबकि प्रिकॉशनरी मोटिव है अनप्लान्ड इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए। इनका नेचर भी अलग है। ट्रांजैक्शंस सर्टन और रेगुलर होते हैं, प्रिकॉशनरी ऑन द अदर हैंड अनसर्टन और इरेगुलर होते हैं। लेकिन 2 बातें बिल्कुल कॉमन हैं। पहला, दोनों का मेन ड्राइवर आपकी इनकम यानी वाई है, और दूसरा, केन्स के हिसाब से दोनों ही इंटरेस्ट रेट चेंजेस से ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। ओके, तो अब जब हमने इन दोनों मोटिव्स को आसानी से समझ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि केन्स ने इस पूरे आइडिया को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया। उन्होंने इन दोनों मोटिव्स को कंबाइन करके एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला दिया, और ये रहा वो फॉर्मूला, LR = KY। चलिए इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ LR का मतलब है टोटल डिमांड फॉर मनी, जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी दोनों मोटिव्स को मिलाकर बनती है। इसको डिमांड फॉर एक्टिव बैलेंसेस भी कहते हैं। Y तो आप जानते ही हैं, यह है आपका लेवल ऑफ इनकम, और K क्या है? K एक प्रोपोर्शन है, यानी आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप कैश की फॉर्म में होल्ड करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये एक बहुत ही क्लियर डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम यानी वाई इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इन दोनों मोटिव्स के लिए आपकी कैश की डिमांड यानी LR भी इंक्रीज होगी। सिंपल। चलिए अब डिस्कस करते हैं केन्जियन थ्योरी का एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट।
इसका नाम है स्पेक्युलेटिव मोटिव और इसी से जुड़ा हुआ है द लिक्विडिटी ट्रैप। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। ओके, तो इस पूरे टॉपिक को हम 5 सिंपल सेक्शंस में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर केन्स का ये स्पेक्युलेटिव मोटिव है क्या। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। फिर हम एक इन्वेस्टर के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे और उसके बाद आएगा हमारा मेन टॉपिक, द लिक्विडिटी ट्रैप। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी फेल क्यों हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, केन स्पेक्युलेटिव मोटिव। देखिए, जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनर्ड केन्स, उनका ये आइडिया क्लासिकल इकोनॉमिक थियोरी से बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने कहा कि लोग पैसा यानी कैश सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं रखते, बल्कि उसके पीछे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। तो ये स्पेक्युलेटिव मोटिव आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है कैश को अपने पास होल्ड करके रखना, ताकि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड प्राइसेस बदलें तो आप उसका फ़ायदा उठा सको। बेसिकली आप मार्केट के फ्यूचर पर स्पेक्यूलेट कर रहे हो, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि मार्केट किधर जाएगा, ताकि आप सही टाइम पर एक्शन लेके प्रॉफिट कमा सको। अब इस पूरी थ्योरी को आसान बनाने के लिए केन्स ने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया। उन्होंने कहा, चलो मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास अपने पैसे रखने के लिए सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं। पहला है मनी यानी लिक्विड कैश, ये बिल्कुल सेफ है, कोई रिस्क नहीं, लेकिन इस पर आपको 0 इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स थोड़े से रिस्कियर होते हैं, लेकिन इन पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरी थियोरी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये है इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस के बीच का रिश्ता। मैं आपसे कहूँगी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो लिक्विडिटी ट्रैप आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे क्रूशल पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है कि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब इनका रिश्ता उल्टा होता है। सीधा सा हिसाब है, जब एक चीज़ ऊपर जाती है तो दूसरी चीज़ नीचे जाती है, और जब एक नीचे आती है तो दूसरी ऊपर चली जाती है। सिंपल। और इस इन्वर्स रिलेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये सीसॉ। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनके प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। ठीक इसके उल्टा, जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, बिल्कुल एक सीसॉ की तरह, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो अब जब हमने ये सीसॉ वाला इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस इन्फॉर्मेशन को, इस नॉलेज को यूज करके अपने डिसीजंस कैसे लेता है, वो कैसे एक्ट करता है। चलिए 2 अलग-अलग सिनेरियोस को देखते हैं। पहले सिनेरियो 1, जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। अब एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा? वो सोचेगा रेट्स इतने हाई हैं, अब तो नीचे ही आएंगे, इसलिए वो बॉन्ड्स खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसे हाई इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, और जब फ्यूचर में रेट्स गिरेंगे तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, जिससे उसे कैपिटल गेन भी होगा। ऐसे में स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड यानी कैश होल्ड करने की इच्छा लो होती है, लोग बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो है। अब इन्वेस्टर को डर लगता है, वो सोचता है रेट्स इतने कम हैं, अब तो बढ़ेंगे ही, और जब रेट्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा और उसे कैपिटल लॉस हो जाएगा। इस लॉस से बचने के लिए वो क्या करता है? वो बॉन्ड्स बेचकर कैश होल्ड करता है। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तो कैश होल्ड करने की डिमांड यानी स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड हाई हो जाती है। अब सोचिए, अभी जो हमने लो इंटरेस्ट रेट वाला दूसरा सिनारियो देखा ना, अगर वही सिचुएशन बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए, मतलब इंटरेस्ट रेट्स बहुत बहुत ज़्यादा गिर जाएं, तो एक खास तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन बन जाती है, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं द लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि वो नियर ज़ीरो पहुंच जाते हैं। अब मार्केट में हर एक इंसान को लगता है कि भाई अब इससे नीचे तो रेट जा ही नहीं सकता, अब तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जैसा कि हमने देखा, जब रेट्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे। इस डर से कोई भी बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाना चाहता। हर कोई अपना पैसा लिक्विड कैश के फॉर्म में ट्रैप कर लेता है, यानी बस होल्ड करके बैठ जाता है। और इस सिचुएशन का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में साफ साफ देख सकते हैं, जो डिमांड कर्व है वो एकदम फ्लैट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस लो इंटरेस्ट रेट पर लोग कितना भी एक्स्ट्रा कैश होल्ड करने के लिए तैयार हैं।
मतलब इकोनॉमी में जितना भी नया पैसा डाला जाएगा, लोग उसे इन्वेस्ट या खर्च नहीं करेंगे, बस अपने पास जमा करते रहेंगे। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि माय फ्रेंड्स, इसके रियल वर्ल्ड में किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस सिचुएशन में उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह फेल हो जाती है। तो आखिर होता क्या है लिक्विडिटी ट्रैप में? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल पावरलेस हो जाती है। सेंट्रल बैंक के हाथ बंध जाते हैं। वो इंटरेस्ट रेट्स को और कम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पहले से ही ऑलमोस्ट जीरो पर हैं। और अगर सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए मार्केट में और पैसा पंप करता है तो उसका भी कोई असर नहीं होता। लोग और बिजनेसेस उस एक्स्ट्रा कैश को इन्वेस्ट करने के बजाय बस होल्ड कर लेते हैं, यानी जमा कर लेते हैं। इस तरह से सेंट्रल बैंक के सारे मॉनेटरी टूल्स बेकार हो जाते हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस पूरी बात का एकदम परफेक्ट समरी है। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी ट्रैप में सेंट्रल बैंक जितना भी नया पैसा प्रिंट करे, पब्लिक उसको इन्वेस्ट या स्पेंड करने की जगह बस उसकी होल्डिंग शुरू कर देती है, यानी जमाखोरी। पैसा इकोनॉमी में आगे सर्कुलेट ही नहीं होता, वो एक जगह आकर जैसे रुक सा जाता है। और हाँ, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसका एक क्लासिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है, जापान। जापान ने एक बहुत लंबे समय तक नियर जीरो इंटरेस्ट रेट्स और डिफ्लेशन यानी गिरते हुए प्राइसेस का सामना किया। वहाँ के सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने मनी सप्लाई को बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पैसा हाउसहोल्ड्स और कॉरपोरेशंस ने इन्वेस्ट करने के बजाय होल्ड कर लिया, जिससे इकोनॉमी स्टिमुलेट ही नहीं हो पाई। ये लिक्विडिटी ट्रैप का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड केस स्टडी है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बाउमॉल-टोबिन के इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट केन्जियन थ्योरी है और इसने मनी डिमांड को समझने का पूरा नज़रिया ही बदल दिया था। लेकिन इस बाउमॉल-टोबिन मॉडल को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी जॉन मेनर्ड केन्स उन्होंने ट्रांजैक्शन के लिए कैश होल्ड करने के बारे में क्या कहा था। तो केन्स की थ्योरी बड़ी सीधी सादी थी। उनके हिसाब से हम रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, जैसे सब्जी खरीदना या ट्रैवल करना, उसके लिए जो पैसा अपने पास रखते हैं, जिसे हम ट्रांजैक्शन डिमांड कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। मतलब सिंपल है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कैश चाहिए, और अगर इनकम कम है तो आपको कम कैश की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स इट। पर एक मिनट, क्या ये पूरी कहानी है? क्या सच में इंटरेस्ट रेट्स का इसमें कोई रोल ही नहीं है? यही सवाल 1950s में विलियम बाउमॉल और जेम्स टोबिन जैसे इकोनॉमिस्ट ने पूछना शुरू किया। उन्हें लगा कि केन्स की थ्योरी में कुछ तो मिसिंग है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। और बस यहीं पर बाउमॉल और टोबिन एक बिल्कुल नया, एक ब्रिलियंट आइडिया लेकर आए। उन्होंने मनी को एक दुकान के सामान की तरह देखने को कहा, जिसे हम कहते हैं मनी एज एन इन्वेंट्री। चलिए देखते हैं इसका आखिर मतलब क्या है। तो देखिए, इस अप्रोच का कोर आइडिया ये है कि हम ट्रांजैक्शंस के लिए जो पैसा रखते हैं ना, वो बिल्कुल एक इन्वेंटरी की तरह है। ज़रा सोचिए, जैसे एक शॉपकीपर सामान का स्टॉक रखता है उसे बेचने के लिए, बिल्कुल ठीक वैसे ही हम खर्च करने के लिए कैश का एक इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसे हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, सीधा उसके बैंक अकाउंट में। अब उसे पूरे महीने अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए कैश चाहिए। तो ये 10,000 रुपये क्या हुए? ये उसकी इन्वेंट्री है जिसे उसे पूरे महीने मैनेज करना है। अच्छा, अब आती है असली बात। इस कैश इन्वेंट्री को मैनेज करने में एक दुविधा है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक ट्रेड ऑफ है, दो अलग अलग तरह की कॉस्ट्स के बीच। और मज़ेदार बात यह है कि हर इंसान अनजाने में ही सही इन्हीं दो कॉस्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। तो ये दो अपोजिंग कॉस्ट्स हैं। एक तरफ है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरी तरफ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वो पोटेंशियल इंटरेस्ट है जो आप गवा देते हैं, खो देते हैं जब आप पैसा कैश में रखते हैं, ना कि किसी इंटरेस्ट देने वाले एसेट में, जैसे कि बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट। सोच के देखिए, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं तो अपने वॉलेट में कैश रखने का दुख या पेन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप बहुत सारी पोटेंशियल अर्निंग्स मिस कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर। ये वो कॉस्ट है जो आपको अपने नॉन कैश एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने पर लगती है। ये एक एक्चुअल ब्रोकरेज फी हो सकती है, या फिर
सोचिए बैंक या एटीएम जाने में जो आपका टाइम, पेट्रोल और मेहनत लगती है, वो भी तो एक कॉस्ट है। बार बार एटीएम जाना भी एक तरह का कॉस्ट ही है, राइट? तो एक समझदार इंसान का गोल क्या होता है? सिंपल सा गोल है, अपने कैश को इस तरह मैनेज करना कि टोटल कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम यानी मिनिमम हो। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये दोनों कॉस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलती हैं। अगर आप एक को कम करने जाते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है। तो हमें इनके बीच का वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है। तो इस कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? इसके लिए बॉमॉल ने एक बहुत ही फेमस मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया, एक फॉर्मूला जिसे हम द स्क्वायर रूट रूल के नाम से जानते हैं। ये है वो फेमस स्क्वायर रूट रूल फॉर्मूला C = the square root of 2by divided by r। ये फॉर्मूला हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमें एक बार में कितना ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉ करना चाहिए ताकि हमारी टोटल कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम हो। चलिए अब इस फॉर्मूला के हर कंपोनेंट को एक एक करके आराम से समझते हैं। यहाँ C का मतलब है ऑप्टिमल कैश विड्रॉल, यानी वो बेस्ट अमाउंट जो आपको हर बार निकालना चाहिए। B है ब्रोकरेज फी, यानी आपका हर ट्रांजैक्शन का कॉस्ट। Y है आपका टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी उस पीरियड का आपका टोटल इनकम या कुल खर्चा। और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कमा सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला का प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकलता है। जब इंटरेस्ट रेट यानी R हाई होता है तो कैश होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत हाई हो जाती है। इसलिए लोग कम से कम कैश होल्ड करते हैं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं। वो बार बार बैंक जाकर छोटे छोटे अमाउंट्स विड्रॉ करते हैं। इससे C कम हो जाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो कैश होल्ड करने का पेनल्टी कम होता है, तो लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाने के लिए एक ही बार में ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं। इससे C बढ़ जाता है। सिंपल। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये थ्योरी आखिर इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इसका की टेक अवे क्या है? क्यों इसे कीन्स की थ्योरी पर एक इतना बड़ा एडवांसमेंट माना जाता है? तो ये है पूरी थ्योरी का सबसे बड़ा कंक्लूजन। इसका निचोड़ ये निकलता है कि ट्रांजैक्शन के लिए मनी की डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिवली रिलेटेड है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, लोग ट्रांजैक्शंस के लिए अपने पास कम कैश होल्ड करना चाहते हैं। और इस एक लाइन ने केन्स की थ्योरी को सीधा चैलेंज कर दिया। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए चलिए इस थ्योरी के की इनसाइट्स को समराइज कर लेते हैं। पहला, ये मॉनेटरी थ्योरी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोस्ट किन्सियन एडवांसमेंट था। दूसरा, इसने मैथमेटिकली प्रूव किया कि डेली यूज के लिए, जैसे ग्रोसरीज खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, उसकी डिमांड भी इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करती है। तीसरा, ये मनी डिमांड का एक ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल हमें देता है। और आखिर में ये इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे हम सब लोग अपने पैसे को मैनेज करते वक्त एक रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Now let's discuss about Milton Friedman's restatement of the quantity theory। तो ये जो थ्योरी है, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने 1956 में प्रेजेंट की थी। और आप मानेंगे नहीं, इसने इकोनॉमिक्स की दुनिया में, स्पेशली पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स के दौर में, एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर दिया। इस थ्योरी ने फंडामेंटली हमारे मनी को देखने और समझने का जो पूरा तरीका था, उसको ही बदल के रख दिया। अच्छा, तो इस इंपॉर्टेंट थ्योरी को आसानी से समझने के लिए हम इसको इन 5 सिंपल सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि फ्रीडमैन की मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी आखिर है क्या। फिर मनी को एक पोर्टफोलियो एसेट के रूप में समझेंगे। उसके बाद सबसे क्रूशल परमानेंट इनकम का कॉन्सेप्ट। फिर आएंगे 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर। और आखिर में इन सब का कंक्लूजन, द स्टेबिलिटी ऑफ मनी डिमांड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1, फ्रीडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी का जो कोर आइडिया था वो कुछ एकदम नया इन्वेंट करना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक पुरानी क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, आप कह सकते हैं, रिवाइव किया, उसको एक नया और मॉडर्न रूप दिया। फ्रीडमैन ने बेसिकली इस ओल्ड आइडिया को उस टाइम की जो कंटेम्पररी इकोनॉमिक थिंकिंग थी उसके साथ मिलाकर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दे दिया। तो फर्क क्या था? देखिए, जो पुरानी क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी थी वो मनी को बस एक सिंपल ट्रांजैक्शन का टूल मानती थी। मतलब लोग पैसा क्यों रखते हैं? सिंपल, चीजें खरीदने के लिए, बस। लेकिन फ्रीडमैन ने इसको पूरी तरह रीफ्रेम कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मनी की डिमांड सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, ये एक ब्रॉडर थियरी ऑफ एसेट डिमांड का हिस्सा है। उनके हिसाब से मनी भी एक एसेट है, बिल्कुल दूसरे एसेट्स की तरह। और इसी एक सोच ने मनी को हमारे वेल्थ पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, मनी एज अ पोर्टफोलियो एसेट। यही
यही वो सेंट्रल आइडिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। फ्रीडमैन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने कहा मनी को एक एसेट की तरह ट्रीट करो, ठीक वैसे ही जैसे आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट को एक एसेट मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इससे ऐसे सोचिए, जैसे हम एक घर खरीदते हैं, क्यों? शेल्टर के लिए। एक कार खरीदते हैं, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक उसी तरह हम मनी को होल्ड करते हैं, यानी अपने पास रखते हैं, उसकी सर्विस के लिए। और मनी की सर्विस क्या है? उसकी सर्विस है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि आप कितनी आसानी से किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट करके चीज़ें खरीद सकते हैं। पैसा यानी कैश तो ऑलरेडी कैश है, ये सबसे लिक्विड एसेट है, और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसके लिए लोग इसकी डिमांड करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, और ये दोस्तों इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट इनकम। फ्रीडमैन ने इस एक आइडिया से वेल्थ के कॉन्सेप्ट को ही रीडिफाइन कर दिया, और यही वो चीज़ है जो उनकी थियरी को केन्जियन इकोनॉमिक्स से एकदम अलग बना देती है। तो ये परमानेंट इनकम आखिर है क्या? देखिए, ये आपकी करंट सैलरी या इस महीने की कमाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपकी पूरी लाइफ की एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब आप अपने पूरे जिंदगी में जो कमाने की उम्मीद रखते हैं उसकी आज की कीमत, और इसीलिए ये काफ़ी स्टेबल रहती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक मेडिकल स्टूडेंट को लीजिए। उसकी करंट इनकम तो जीरो है ना? लेकिन उसकी परमानेंट इनकम बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में वो एक डॉक्टर बनकर हाई अर्निंग्स करेगा। तो उसकी डिमांड फॉर मनी उसकी करंट जीरो इनकम से नहीं, बल्कि उस हाई परमानेंट इनकम से डिसाइड होगी। और यही इन दोनों थ्योरीज के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ है केन्स, जिनका फोकस था करंट इनकम पर, यानी अभी आप क्या कमा रहे हैं। ये तो बहुत अनस्टेबल हो सकती है, अचानक बोनस मिल गया या मामूली जॉब चली गई तो आपकी मनी डिमांड भी ऊपर नीचे होगी। दूसरी तरफ है फ्रीडमैन, जो फोकस करते हैं परमानेंट इनकम पर, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ है। ये शॉर्ट टर्म शॉक से बदलती नहीं, इसीलिए उनके हिसाब से मनी डिमांड भी काफ़ी स्टेबल रहती है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 4 पर। तो आखिर वो कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना पैसा अपने पास रखेंगे? फ्रीडमैन ने इसके लिए 4 की डिटर्मिनेंट्स को बहुत साफ साफ आइडेंटिफाई किया है। चलिए उन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 4 फैक्टर्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, परमानेंट इनकम। सिंपल है, जितनी ज्यादा आपकी परमानेंट इनकम होगी आप उतना ही ज्यादा पैसा होल्ड करना चाहेंगे। दूसरा है प्राइस लेवल। अगर मार्केट में चीजें महंगी हो जाती हैं तो जाहिर है आपको रोजमर्रा के खर्च के लिए ज्यादा कैश चाहिए होगा। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है कि कैश होल्ड करके आप क्या रिटर्न मिस कर रहे हो। सोचो, अगर आप बॉन्ड्स या स्टॉक्स में पैसा लगाते तो आपको रिटर्न मिलता, वो रिटर्न ही कैश होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर स्टॉक्स पर रिटर्न ज्यादा है तो लोग कम कैश रखेंगे और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और चौथा है इन्फ्लेशन। अगर आपको उम्मीद है कि महंगाई बढ़ने वाली है तो आपके कैश की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, इसलिए आप कैश होल्ड करने से बचोगे और उसे कहीं और लगा दोगे। और इन सब पॉइंट्स को जोड़कर हम आते हैं इस थ्योरी के ग्रैंड कंक्लूजन पर, हमारा 5वां सेक्शन, द स्टेबिलिटी ऑफ मनी डिमांड। जी हाँ, यही इस पूरी थ्योरी का निचोड़ है कि मनी की डिमांड स्टेबल होती है। और ये एक सिंगल पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने मॉनेटरिज्म नाम की एक पूरी इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट की नींव रखी। तो फ्रीडमैन ने क्या कहा? उनके अनुसार द डिमांड फॉर मनी इज हाईली स्टेबल, और इसका रीजन बिकॉज इट्स मेन डिटर्मिनेंट परमानेंट इनकम डज नॉट चेंज इरेटिकली। मतलब मनी की डिमांड इसलिए स्टेबल रहती है क्योंकि इसका जो मेन ड्राइवर है यानी परमानेंट इनकम, वो अचानक से ऊपर नीचे नहीं होती। लोगों की जो लॉन्ग टर्म इनकम के एक्सपेक्टेशंस है वो धीरे धीरे और प्रिडिक्टेबली बदलती है, इसीलिए मनी डिमांड भी स्टेबल रहती है। तो इस सब का फाइनल समरी क्या निकलता है? मॉनेटरिस्ट व्यू के हिसाब से पॉइंट नंबर 1, मनी डिमांड स्टेबल है क्योंकि वो स्टेबल परमानेंट इनकम पर बेस्ड है। पॉइंट नंबर 2, अगर डिमांड साइड स्टेबल है तो फिर इकोनॉमी में जो भी इंस्टेबिलिटी आती है जैसे इन्फ्लेशन या रिसेशन, उसका सोर्स दूसरी साइड से होना चाहिए, यानी कि मनी सप्लाई से। और इससे हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। मनी सप्लाई में होने वाले चेंजेस ही नॉमिनल इनकम और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के सबसे बड़े ड्राइवर हैं। यही मॉनेटरिस्ट थॉट का कोर है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ही इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, टोबिन्स रिस्क अवर्जन एंड पोर्टफोलियो थ्योरी। ये थियरी नोबेल प्राइज विनर जेम्स टोबिन ने दी थी, और ये बेसिकली डिमांड फॉर मनी के जो पुराने आइडियाज थे उनका एक बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से। केन्स की थ्योरी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज थी जो रियल वर्ल्ड से थोड़ी अलग थी। उनका व्यू थोड़ा ऑल और नथिंग जैसा था, मतलब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। देखिए, केन्स की थ्योरी के मुताबिक
एक इन्वेस्टर के पास दो ही चॉइस हैं, या तो वो अपना सारा पैसा कैश में रखेगा या फिर सारे पैसे के बॉन्ड्स खरीद लेगा। लेकिन आप ही सोचिए, रियल वर्ल्ड में इन्वेस्टिंग ऐसे थोड़ी होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पैसों को थोड़ा कैश, थोड़े बॉन्ड्स, थोड़े स्टॉक्स ऐसे मिक्स करके रखते हैं, जिसे हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं। केन्स का बेसिस था फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स पर स्पेकुलेशन यानी सट्टाबाजी, जबकि रियल वर्ल्ड में लोग रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके चलते हैं। इसलिए केन्स का ये ऑल और नथिंग वाला अप्रोच एक अनरियलिस्टिक बाइनरी डिसीजन बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस ऑल और नथिंग प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? वेल, इसका सल्यूशन टोबिन ने दिया अपने एक बहुत ही पावरफुल कोर कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं रिस्क अवर्जन। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आगे ठीक से समझते हैं। तो ये रिस्क अवर्जन आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से लोग ज्यादातर लो अनसर्टेनिटी यानी कम रिस्क वाले आउटकम्स को ही पसंद करते हैं। अगर एवरेज रिजल्ट सेम भी हो तब भी। सीधी सी बात है, लोग ज्यादा रिस्क से कम रिस्क को प्रेफर करते हैं। और ये कोई थियरी नहीं, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम सब, आप और मैं, बेवजह का रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इस रिस्क अवर्जन के बेसिस पर टोबिन ने दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल अजम्पशंस दिए इन्वेस्टर के बिहेवियर के बारे में। पहला, मोर वेल्थ इज गुड, यानी ज्यादा पैसा, ज्यादा वेल्थ सबको अच्छी लगती है, राइट? और दूसरा, मोर रिस्क इज बैड, यानी ज्यादा रिस्क लेना आमतौर पर बुरा माना जाता है। देखने में ये बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन बिलीव मी, उनकी पूरी थ्योरी इन्हीं दो आइडियाज पर बेस्ड है। ओके, तो इन्हीं दो अजम्पशंस के बेसिस पर चलिए अब एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। टोबिन के मॉडल में एक इन्वेस्टर के पास दो तरह के एसेट्स होते हैं जिनमें से वो चूज कर सकता है। एक होता है सेफ एसेट और दूसरा होता है रिस्की एसेट। इन्हीं दोनों को मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनता है। तो पहला एसेट है मनी यानी कैश, जिसे हम सेफ एसेट मानते हैं। इसका रिटर्न 0 होता है, मतलब इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और इसका रिस्क भी 0 होता है, यानी कैपिटल लॉस का कोई खतरा नहीं। इसका रोल है पोर्टफोलियो में एक सेफ हेवन बनना, एक सुरक्षित जगह। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है सिक्योरिटी और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जब भी आपको कैश चाहिए फौरन मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे एसेट पर, बॉन्ड्स, जिसे हम रिस्की एसेट मानते हैं। इसका रिटर्न होता है इंटरेस्ट, यानी इस पर आपको रेगुलर ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड की प्राइस गिर जाती है और कैपिटल लॉस हो सकता है। इसका रोल है पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन बनना। यहां पर ट्रेड ऑफ बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा रिस्क तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो एक स्मार्ट रैशनल इन्वेस्टर क्या करेगा? वो सिर्फ कैश या सिर्फ बॉन्ड्स चूज नहीं करेगा, वो दोनों का एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएगा ताकि उसे रिस्क और रिटर्न का सबसे अच्छा, सबसे ऑप्टिमल मिक्स मिल सके। यही है डाइवर्सिफिकेशन का आसान सा कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ हीरो, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट। अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। आखिर इंटरेस्ट रेट्स इस पूरे गेम को, इस पोर्टफोलियो के डिसीजंस को कैसे बदलते हैं? चलिए देखते हैं कि एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पर अपने पोर्टफोलियो को कैसे एडजस्ट करता है। चलिए पहला सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो स्टेप 1, बॉन्ड्स पर अब ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसका मतलब रिस्क लेने का रिवॉर्ड बढ़ गया है। स्टेप 2, जब रिवॉर्ड ज्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स भी ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। स्टेप 3, तो वो अपना पैसा सेफ कैश से निकालकर रिस्की बॉन्ड्स में डालना शुरू कर देते हैं। स्टेप 4, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? मार्केट में मनी की डिमांड यानी कैश की डिमांड कम हो जाती है। अब इसका ये ठीक उल्टा सिनेरियो देखते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं। स्टेप 1, अब बॉन्ड्स पर रिटर्न कम मिल रहा है, यानी रिस्क लेने का रिवॉर्ड भी कम हो गया है। स्टेप 2, अब इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि इतने कम रिवॉर्ड के लिए रिस्क लेना बेकार है। स्टेप 3, इसलिए वो सेफ खेलना चाहेंगे और अपना पैसा रिस्की बॉन्ड से निकालकर सेफ कैश में रखने लगेंगे। स्टेप 4, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? मनी की डिमांड यानी कैश की डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल। तो यही टोबिन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका कोर इनसाइट। उन्होंने भी केन्स की तरह यह कंफर्म किया कि इंटरेस्ट रेट्स और मनी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन उनका रीजन सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं था, उनका रीजन था रैशनल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जो कि एक ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, टोबिन की थ्योरी को बड़े पिक्चर में रखते हैं और देखते हैं कि मनी के बारे में इकोनॉमिक सोच टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे आगे बढ़ी है। ये प्रोग्रेस देखना काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्लासिकल स्कूल ने कहा कि मनी सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर कैम्ब्रिज स्कूल ने उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऐड किया।
उसके बाद आए अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट केन्स, जिन्होंने 3 स्पेसिफिक मोटिव्स और इंटरेस्ट रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल इंट्रोड्यूस किया। और आखिर में टोबिन जैसे पोस्ट केन्सियन थिंकर्स ने इन सभी आइडियाज को और रिफाइन किया और बताया कि मनी होल्ड करना रिस्क के अगेंस्ट एक रैशनल डिसीजन है। ये एक जर्नी है। तो इस पूरे डिस्कशन का आखिरी समरी क्या है? इतनी सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन 2 ऐसी यूनिवर्सल बातें हैं, 2 ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जिन पर सभी थ्योरीज एग्री करती हैं। पहला, मनी की डिमांड इनकम या वेल्थ से पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी जब इनकम बढ़ती है तो ज्यादा मनी की जरूरत पड़ती है। और दूसरा, मनी की डिमांड इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोग अपने पास कम कैश रखते हैं। ये 2 फंडामेंटल पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमेशा याद रखिए।